गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने 120 तक का नंबर का क्वेश्चन लेजिस्लेशन के आपने सॉल्व कर लिया था फर्स्ट क्लास के लिए, फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर के लिए। तो आज की वीडियो में आप 121 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके सामने दिखाई दे रही होगी 121 नंबर का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक कर लीजिए, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए कैंडिडेट हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए फ्रेंड्स। साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी को पक्का करिए। क्वेश्चन नंबर 121 पढ़ते हैं, क्या कहता है। Which of the following apparatus and equipments are provided in the rescue room according to the Mines Rescue Rule 1985? माइंस रेस्क्यू रूल 1985 के अंतर्गत जो रेस्क्यू रूम मेंटेन की जाती है उसमें कौन सी एपरेटस और इक्विपमेंट इनमें से प्रोवाइड की जाती है। तो ऑप्शन ए कहता है ब्रीदिंग एपरेटस एकदम प्रोवाइड की जाती है। बी नंबर कहता है स्मोक हेलमेट एंड एपरेटस सर्विंग द सेम पर्पज, ये भी प्रोवाइड की जाती है। सी नंबर रिवाइविंग एपरेटस, ये भी प्रोवाइड की जाती है। सेल्फ रेस्क्यूअर, ये भी प्रोवाइड की जाती है। ऑल ऑफ द ऑप्शन इज द राइट आंसर। ई नंबर टिक लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने से जो रूल नंबर 11 का 2 है उसका जो शेड्यूल सेकंड है उसको जो है अपन यहाँ पर कट पेस्ट किए हुए हैं, उसको आप समझ लीजिए। ब्रीदिंग एपरेटस जो 2 घंटे वाली ब्रीदिंग एपरेटस होती है उसकी संख्या 15 रहती है। उसी तरह से जो स्मोक हेलमेट जिसको आप लोग रेस्क्यू रूल में कहते हो ट्यूब एपरेटस, वो ट्यूब एपरेटस जो होती है उसकी संख्या 1 रहती है। रिवाइविंग एपरेटस जिसको बी नंबर में यहाँ दिया हुआ है, जिसको रेसुसिटेटिंग एपरेटस भी कहते हैं, इसकी संख्या 3 दी हुई है जो कि मिनिमम रहनी चाहिए उसमें। और यहाँ पर जो सेल्फ रेस्क्यूअर है उसकी संख्या 4 रहनी चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे कट पेस्ट करके रखा हूं। आई का 6 नंबर में सेल्फ रेस्क्यूअर दिया है जिसकी संख्या 4 रहनी चाहिए। उसी के साथ सेफ्टी एंड फर्स्ट एड इक्विपमेंट के अंतर्गत सेफ्टी हेलमेट जो रहनी चाहिए वो 20 रहनी चाहिए। तो ये जो है 2 आवर वाले सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस जो है 15 रहनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। शॉर्ट ड्यूरेशन वाले सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस की संख्या 2 रहना चाहिए। जो एब्जॉर्बेंट चार्जेस होती है उसकी संख्या मिनिमम 50 रहनी चाहिए। तो आपने ये देख लिया। अब एंसिलरी अपरेटस में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। ऑक्सीजन पंप जो होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। इस तरीके से आपको याद रखनी होगी फ्रेंड कि जितने रेस्क्यू रूम में इक्विपमेंट मिनिमम रखे जाते हैं उसकी संख्या कितनी होती है और कौन कौन सी रखी जाती है। चलिए, आपने टिक लगा लिया है। ऑप्शन ई। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं 122 नंबर का प्रश्न। क्या कहता है। सेफ टू यूज BG4 एपरेटस अप टू, तो सुरक्षा के साथ BG4 एपरेटस को कितने देर तक उपयोग में कर सकते हैं। ए नंबर 8 आवर, बी नंबर 10 आवर, सी नंबर 6 आवर्स, डी नंबर 3 आवर, ई नंबर 4 आवर। तो BG4 को हम लोग 4 घंटे तक यूज कर सकते हैं, जिसकी मैं यहाँ पर कट पेस्ट करके BG4 का जो सिलेंडर रखा हूं, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हूं, उसके आधार पर, उसकी कैपेसिटी के आधार पर BG4 को जो है यहाँ पर लिखिए यूजेस पीरियड ऑफ 4 आवर एज पर द EN 145। इसके साथ ही आपको इसमें से जो क्वेश्चन है बाईपास वाल्व जो प्रोवाइड करती है, जब 50 लीटर पर मिनट से अधिक की जरूरत पड़ती है तब जो है बाईपास वाल्व को ऑपरेट करते हैं। ये जो टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू EN 145 जो यूजेस करते हैं टेम्परेचर को, -15 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन स्टोर्ड एट एम्बिएंट टेम्परेचर, जब इसको एम्बिएंट टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं तो इसकी रहनी चाहिए। तो ये आपने देखा। वेट याद रखिएगा कि वेट इसकी BG4 की 14.8 kg है, इंक्लूडिंग मास्क है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, CO2 है, CO2 एब्जॉर्बर एंड अप्रॉक्स 1.2 kg आइस। तो इन सभी को मिलाकर के 14.8 kg का वेट बनती है। डायमेंशन जो है लगभग आपको मिलीमीटर में देखा जाए तो 59 सेंटीमीटर में देखा जाए तो 59 सेंटीमीटर कहा जाए, या फिर हाफ मीटर से थोड़ी अधिक जिसको 595 मिलीमीटर वो होगी ऊंचाई अगर है, तो चौड़ाई जो है 45 सेंटीमीटर है और जो मोटाई है वो 18.5 सेंटीमीटर है। तो ये आपको याद रखना है। कांस्टेंट डोजेज जो हो रहती है वो लीटर पर मिनट में 1.5 से 1.9 लीटर पर मिनट होती है, जिसके संबंध में प्रश्न पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। ब्रीथिंग बैग कैपेसिटी 5.5 लीटर के लगभग रहती है। तो ये जो है आपने देखा 122। अब आते हैं 123 पर।
ये रही 123 का प्रश्न फ्रेंड्स। क्या कहता है, डीलिंग विथ फायर और सीलिंग इफ देयर शैल बी केप्ट अवेलेबल एट और नियर ऑल प्लेसेस बिलो ग्राउंड एडिक्वेट नंबर ऑफ। तो जब आप फायर या को डील करते हैं या सीलिंग करने का काम करते हैं आग को, तो वहां पर केप्ट अवेलेबल रहनी चाहिए उस प्लेस के नजदीक में जहां पर आप सीलिंग करने का काम करते हैं, डीलिंग करने का काम करते हैं, तो बिलो ग्राउंड में वो कितनी संख्या में कौन सी रहनी चाहिए। ए नंबर कहता है स्मोक हेलमेट, बी नंबर कहता है सल्फर स्क्वायर, सी नंबर में कहता है स्मोक हेलमेट एंड सल्फर स्क्वायर, डी नंबर में कहता है एटलीस्ट 2 स्मोक हेलमेट्स एंड सल्फर स्क्वायर, ई नंबर कहता है नन ऑफ दिस। तुरंत आपको दिमाग में आ रही होगी 138 का 4 नंबर रेगुलेशन, जिसमें कहता है प्रिकॉशन आफ्टर फायर हैज ब्रोकन आउट। प्रिकॉशन आफ्टर फायर हैज ब्रोकन आउट का 4 नंबर आप पढ़िएगा तो उसमें कहता है कि 2 स्मोक हेलमेट के साथ सल्फर स्क्वायर्स रहनी चाहिए पर्याप्त संख्या में। देखिए पढ़ करके, ड्यूरिंग द होल टाइम दैट एनी वर्क ऑफ डीलिंग विथ और सीलिंग ऑफ ए फायर और हीटिंग इज इन प्रोग्रेस। हीट इन प्रोग्रेस हो रही है, फायर को आप सील कर रहे हैं या उसको डील कर रहे हैं, फायर को डील कर रहे हैं, बुझाने का काम कर रहे हैं, तो क्या रहना चाहिए, एक कंपिटेंट पर्सन शैल बी प्रेजेंट एट द स्पॉट थ्रू आउट। कंपिटेंट पर्सन उस समय हर समय उपलब्ध रहना चाहिए। बी नंबर सुपरविजन के लिए, बी नंबर क्या कहता है, एडिक्वेट प्रिकॉशन शैल बी टेकन टू प्रिवेंट डेंजर ऑफ टू पर्सन फ्रॉम एनी नॉक्सियस। जो काम में लगे लोग रहते हैं, सीलिंग या फायर को डील करने के काम में जो लगे रहते हैं, उनको इन खतरों से बचाने के लिए, किन खतरों से बचाने के लिए, नॉक्सस और एस्फिसिएटिंग जो इन्फ्लेमेबल या इन्फ्लेमेबल गैसेस हैं, उन खतरों से बचाने के लिए, फ्लेम से बचाने के लिए, स्टीम से बचाने के लिए, इजेक्टेड या रोलिंग डाउन मटेरियल, जो हॉट मटेरियल रोल होकर के वर्कर के ऊपर पड़ सकते हैं, उससे बचाने के लिए, वाटर गैस के एक्सप्लोजन से बचाने के लिए, क्रिवेसेस या पॉट होल में वर्कर को फॉलिंग डाउन होने से बचाने के लिए, दैट में अकर इन द एरिया ऑफ फायर, जो कि फायर वाली एरिया में उत्पन्न हो सकती है, उन खतरों से बचाने के लिए एडिक्वेट प्रिकॉशंस लेनी है। बी नंबर में कहता है। सी कहता है देयर शैल बी केप्ट अवेलेबल एट और नियर ऑल प्लेसेस बिलो ग्राउंड। बिलो ग्राउंड में, बिलो ग्राउंड के ऑल प्लेसेस में, ऐसे जगह पर वहां पर अवेलेबल रहने चाहिए। क्या क्या अवेलेबल रहना चाहिए। सी नंबर में देखिए फर्स्ट रोमन लेटर का फर्स्ट कहता है एडिक्वेट नंबर ऑफ सेल्फ स्क्वायर, एटलीस्ट 2 स्मोक हेलमेट्स। आ गई आपकी प्रश्न के, एटलीस्ट 2 स्मोक हेलमेट्स और एडिक्वेट नंबर ऑफ सेल्फ स्क्वायर। अदर सुटेबल एपरेटस अप्रूव्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर फॉर यूज ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के यूज के लिए चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव्ड अन्य सुटेबल एपरेटस भी रखे जाने चाहिए आग से डील कर या सील करते समय। दूसरे नंबर में क्या कहता है, आपकी आंसर तो पूरी हो गई है, सी का 1, आपका 4 का सी का 1 यहां दे दिया है आंसर। लेकिन इसके साथ आप 2 और 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब रेगुलेशन है जिससे प्रश्न पूछनी है आपके एग्जामिनेशन में। एन एपरेटस फॉर डिटेक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अप्रूव्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव्ड जो कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टिंग के लिए एपरेटस, जैसे सीओ डिटेक्टर या मल्टी गैस डिटेक्टर जो यूज करते हैं, वो रखी जानी चाहिए। तीसरी नंबर में फ्लेम सेफ्टी लैंप और अदर मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लेम सेफ्टी लैंप रखी जानी चाहिए या अन्य डिटेक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को डिटेक्ट करने वाली या ऑक्सीजन की डिफिशियंसी को बताने वाली चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव्ड इक्विपमेंट रखी जानी चाहिए। तो यहां पर आपने 4 का सी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपने पढ़ लिया। 123 का जो डी नंबर को है उसको टिक लगा करके आगे की ओर आप बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। यहां पर आपके सामने 124 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रही होगी, पढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्प्लाइस्ड रोप्स आर यूज्ड इन। स्प्लाइस्ड रोप का उपयोग हम काहे के लिए करते हैं भाई, किसमें करते हैं, तो कोपे वाइंडिंग, बी नंबर में कहता है ड्रम वाइंडिंग, सी नंबर में कहता है सिलेंड्रिकल ड्रम वाइंडिंग, बी नंबर में कहता है, डी नंबर में कहता है बाई सिलेंड्रिकल कोनिकल ड्रम वाइंडिंग, नन ऑफ दीज। तो यहां पर नन ऑफ दीज आंसर होगी, क्योंकि आपको 4 का सी जो 85 वाइंडिंग रोप एटसेट्रा जो कहता है रेगुलेशन 2017 की 85 का 4 का सी नंबर कहता है, क्या कहता है कि नो रोप विच हैज बीन स्प्लाइड शैल बी यूज्ड फॉर वाइंडिंग पर्पस। तो यहां पर 4 नहीं है 2 है, तो आप इसको जो है करेक्ट कर लीजिए। ये जो 4 नहीं है ये क्या है, 2 है, तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। ये हो गई करेक्ट, 2 का सी है।
85 रेगुलेशन का 2 का सी है, जिसमें ये बात कही गई है। अब स्लाइड्स को इसके 100 के तहत इसको मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये बड़ा भी हो गई। तो ये 2 का सी है, 85 का 2 का सी है, जिसमें नो रोप विच हैज बीन स्प्लाइड शैल बी यूज्ड फॉर वाइंडिंग पर्पज। वाइंडिंग पर्पज के लिए कोई भी स्प्लाइस्ड रोप का उपयोग नहीं की जाएगी। एक इसके साथ ही जो है देखिए यहाँ पर एक की नंबर है, एटलीस्ट 1 स्पेयर वाइंडिंग रोप। जहां पर भी सॉफ्ट वाइंडिंग का काम होता है वहां पर एक स्पेयर वाइंडिंग रोप रखी जानी चाहिए। ये हो गई। और यहां पर जो एक और है 10 टाइम्स, जो देखेंगे आप, देयर इन पॉइंट इज लेस देन 10 टाइम्स द मैक्सिमम स्टैटिक लोड। यहां पर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं, जो डी नंबर देता है, दूसरा का डी नंबर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ वाइंडिंग रोप की बात करते हैं, जो 10 टाइम्स से कम नहीं होनी चाहिए। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है फ्रेंड्स, इसको आप समझ लीजिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ वाइंडिंग रोप की जब बात करते हैं तो रोप जिस लोड पर टूटती है, मान के चलिए 10 टन लोड देने पर वो टूट जाती है, तो ये हो गई कौन सी लोड? ब्रेकिंग लोड हो गई फ्रेंड्स। अब उसको आप ब्रेकिंग लोड से जब भी रोप इस्तेमाल करते हैं तो वो उस लोड तक उसको लोड नहीं देते हैं, उससे कम ही लोड हर समय आप देने के काम करते हैं। तो ब्रेकिंग लोड को आप जो है जान गए कि 10 टन में दिया हूं। अब जो मैक्सिमम स्टैटिक लोड है, आप उसके ऊपर कितना अधिकतम काम करा सकते हैं, यानी लोड दे सकते हैं, वो कहलाता है मैक्सिमम स्टैटिक लोड। तो यहां पर जो ब्रेकिंग लोड है उसको आप ऊपर में रखिए और मैक्सिमम स्टैटिक लोड को नीचे में रखिए। मैं आपको ब्रेकिंग लोड दिया था 10 टन, नीचे रखिए, और मैक्सिमम स्टैटिक लोड जो है आप मान के चलिए 5 टन आप देते हैं, जैसे 6 टन के 5 टन ही ले लीजिए। तो 5 टन यहां पर जो है आपकी नीचे रहेगी और वो ऊपर में रहेगी। तो ये आ रही है कितना? 2 आ रही है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 आ रही है। 10 को आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2। तो इतना नहीं रखना है आपको। यहां पर कहा जा रहा है कि 10 फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 से कम नहीं होगी। तो यहां पर आप अगर रख सकते हैं तो ब्रेकिंग लोड अगर 10 टन है, ब्रेकिंग लोड अगर ये ब्रेकिंग लोड है, बी लोड, ब्रेकिंग लोड 10 टन है, तो यहां पर जो है आप 1 टन जो है ये स्टैटिक लोड हो जाएगी, स्टैटिक लोड हो जाएगी, और तब जाकर के ये आएगी 10। तो हर समय जो रहेगी ये 10 से अधिक रहेगी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ वाइंडिंग रोप, ये हर समय 10 से अधिक रहेगी, 10 से कम नहीं रहेगी। ये आपने समझ लिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसके संबंध में रेगुलेशन सब रेगुलेशन 2 का सी की बात करता है, 2 का डी की बात करता है। तो ये आप एक कीवर्ड के रूप में याद रखिएगा। नन स्पाइनिंग जो वाइंडिंग रोप होगी वो नन स्पाइनिंग रोप की होगी, एक कीवर्ड आपको कलेक्ट करके रखना है। और ये रखना है कि 30 मीटर से अधिक अगर डेप्थ होती है शाफ्ट की, जो सिंकिंग करते हैं उसमें, तो आपको वाइंडिंग रोप जो होगी उसके अनुसार आपको यूज करनी है, इंस्टॉल करनी है। वाइंडिंग इंस्टॉलेशन पुली सिव और उसके थ्रू जो है करनी है। और वो जो रोप होगी वो ड्रम के अकॉर्डिंग होगी, ड्रम के डायमीटर के अकॉर्डिंग दोनों मैच करता हुआ होना चाहिए, ताकि बेंडिंग लोड जिसको बोलते हैं, बेंडिंग फैक्टर आपका प्रभावित ना हो। बेंडिंग फैक्टर उसको कंक्लूड कीजिए, जिसके संबंध में वीडियो 1 मिनट की मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड भी किया हूं फ्रेंड्स। बेंडिंग लोड क्या होती है, बेंडिंग फैक्टर क्या होती है। तो चलिए, आपने यहाँ पर नन ऑफ दीज ऑप्शन ई टिक लगा लिया है। ऑप्शन ई जो है आप जरूर टिक लगा लीजिए। 124 का आंसर होगी यहाँ पर। आप आते हैं नेक्स्ट में 125 क्या कहता है? व्हाट वर्क स्टडी क्या होती है? ऑप्शन ए पढ़ते हैं, इट इज ए टेक्निक फॉर कैरिंग आउट स्टडी ऑफ ऑपरेशन बीइंग कैरिड आउट फॉर सेविंग मनी। तो मनी को बचाने के लिए हम लोग जो कार्य को संपन्न करते हैं तो उस कार्य ऑपरेशन का स्टडी है, ऑपरेशन का स्टडी है। तो ये जो है मनी को बचाने के लिए नहीं करते, उतना प्रभावित नहीं होता है। वर्क को सेफर करने के लिए किया जाता है, वर्क को प्रॉपर मैनर में करने के लिए किया जाता है, इफिशिएंसी अच्छी मिले उसके लिए किया जाता है। बी नंबर देखिए, इट इज द जेनरिक टर्म ऑफ टेक्निक फॉर टेक्निक
टेक्निक के लिए एक ऐसा जेनरिक टर्म है जो पर्टिकुलरली मेथड स्टडी, जिसमें मेथड स्टडी रहती है एंड टाइम स्टडी एंड डिफाइंड एज एनालिसिस ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब इन एन एफर्ट टू फाइंड द मोस्ट इफिशिएंट मेथड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट। टाइम और एफर्ट के सापेक्ष में जो मोस्ट इफिशिएंट मेथड रहती है कार्य करने की, उसको आप कैलकुलेट करते हो, उसको फाइंड आउट करते हो, वो एफर्ट आप लगाते हो। तो यहां पर जो जेनरिक टर्म फॉर टेक्निक, पर्टिकुलरली मेथड स्टडी, जो टेक्निक है वो मेथड स्टडी का टेक्निक है, जिसमें हम लोग टाइम स्टडी और वर्क स्टडी दोनों को इंक्लूड करते हैं और उसको निकाल करके हम लोग जो एक्यूरेट मेथड है, जो एग्जैक्ट मेथड होनी चाहिए उसके लिए, जिसमें एफिशिएंसी अच्छी मिलती हो, तो वो कैलकुलेट। बी नंबर की संभावना बनती ही है, ये लग रहा है वर्क स्टडी इसी से रिलेटेड है। It is a generic term for establishing a method of work to save time and manpower। टाइम और मैन पावर को सेव करने के लिए वो परफेक्ट नहीं बैठ रही है। It is a generic term for carrying out a study to save materials and man hours for affecting cost of to company। कंपनी के इफेक्टिंग कॉस्ट को कम करने के लिए मैन आवर्स और मटेरियल को सेव करने का स्टडी है। तो यहाँ पर मेथड स्टडी जो होती है, वर्क स्टडी जिसमें मेथड स्टडी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, परफेक्ट नहीं बैठ रही है। बी नंबर परफेक्ट बैठ रही है। ई नंबर देखें, इट इज process of ensuring that each company always has required spares which it need by establishing manufacturing unit itself। तो मटेरियल से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर आप बी नंबर को टिक लगाते आगे की बढ़ सकते हैं, जिसकी रेफरेंस भी मैं आगे वाले पेज में दिया हूं। देखिए क्या कहता है, इन द ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग देयर आर वेरियस स्पेसिफिक टूल्स टेक्निक्स फॉर मेजर मेंटिंग द वर्क स्टडी में मेथड स्टडी आता है, मोशन स्टडी आता है और टाइम स्टडी आता है। तो मेथड स्टडी में क्रिटिकल एग्जामिनेशन हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन क्या कहते हैं, प्लांट के लेआउट का, प्रोडक्ट के डिजाइन का, मटेरियल हैंडलिंग एंड वर्क प्लेसेस का, ये मेथड स्टडी के अंदर करते हैं। टू मिनिमाइज द, काहे के लिए करते हैं, टाइम को मिनिमाइज करने के लिए, डिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए, कॉस्ट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल को मिनिमाइज करने के लिए। मोशन स्टडी में स्टडी द मूवमेंट ऑफ मशीन ऑपरेटर और मशीन का मूवमेंट का स्टडी करते हैं ड्यूरिंग द टास्क परफॉर्म्ड विथ ए व्यू टू एलिमिनेट अनवर्कड और यूजलेस मोशन और अनवर्कड मोशन को एलिमिनेट करने की दृष्टिकोण से ये हम मशीन और ऑपरेटर के मूवमेंट का स्टडी करते हैं। इट हेल्प टू फाइंड आउट बेस्ट मेथड ऑफ डेवलपिंग और डूइंग वर्क। काम करने का बेस्ट मेथड ये प्रदान करती है मोशन स्टडी। तो आपने ये देखा कि कैसे जो है वर्क स्टडी से निकाली जाती है। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 126 में, एयर रिसीवर ऑफ कंप्रेसर ऑफ सॉवेल इज रिक्वायर्ड टू बी सब्जेक्टेड हाइड्रोलिक टेस्ट एट 1.5 टाइम्स इट्स मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर। तो ए नंबर ऑप्शन में कहता है बिफोर इट्स कमिंसिंग, बी नंबर कहता है आफ्टर एवरी रिपेयर, सी नंबर कहता है इंटरवल ऑफ नॉट लेस देन 3 इयर्स, ऑप्शन डी कहता है ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन ई कहता है ऑप्शन 1, 2, 3। तो एज पर डीजीएमएस सर्कुलर यहाँ पर एयर रिसीवर जो रहती है, कंप्रेसर की जो एयर रिसीवर होती है, किसके लिए, सॉवेल के लिए। सॉवेल का जो कंप्रेसर का एयर रिसीवर रहता है वो रिक्वायर्ड होता है, हाइड्रोलिक टेस्ट उसके लिए जरूरी होता है, जो कि 1.5 टाइम्स इट्स मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर। मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर से वो 1.5 गुना से कम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर अगर आप 5 लेते हैं तो जो कंप्रेसर की जो रिसीवर की जो कैपेसिटी होगी वो 5, 1.5, 7.5 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये आप टेस्ट जो करते हो कितने कब करते हो, तो ये जो है ABC तीनों टाइम में करते हो। जब आप मशीन को इंस्टॉल करते हो, सॉवेल को लाते हो, उसके पहले करना पड़ता है, प्रत्येक रिपेयर के पहले टेस्ट करना पड़ता है कि ये जो एयर रिसीवर है, जो कंप्रेसर का एयर रिसीवर है, वो इतना लोड ले रहा है कि नहीं। टेस्ट करने के बाद ये जो है इंटरवल नॉट मोर देन 3 ईयर, तो नॉट लेस देन 3 ईयर, तो 3 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए ऐसा टेस्ट करने के लिए। तो 1, 2, 3 ई नंबर इज द राइट आंसर, जिसके संबंध में यहाँ 9.2 में आपका टेस्ट दिख रही होगी, इसको पढ़ करके आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स हाइड्रोलिक टेस्ट के संबंध में। नेक्स्ट आता हूं, देखिए आप 127 में क्या कहता है, इन ए माइन वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सीडिंग 650 वोल्ट इन यूज विथ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इज 1.5 मेगावोल्ट एम्पियर एंड अबव इज इंजीनियर आइदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 32 ऑफ दी CMR 2017 इज सफिशिएंट टू होल्ड द एज। तो यहां पर कह रहा है कि माइन में जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी 650 वोल्ट से अधिक का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का 1.5 मेगावोल्ट एम्पियर से अधिक है, तो क्या
पूछ रहा है इज इंजीनियर, क्या इंजीनियर इधर या तो मैकेनिकल के होंगे या इलेक्ट्रिकल के होंगे, जो कि रेगुलेशन 32 CMR 2017 के अंतर्गत अपॉइंट की जाती है। तो ए नंबर कहता है सफिशिएंट, बी नंबर कहता है नॉट सफिशिएंट, सी नंबर कहता है इंजीनियर होल्डिंग ए डिग्री और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एज मे बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट shall be appointed to hold the charge of all electrical equipment installed at the mine in the addition to regulation। तो ऑप्शन सी ही लग रही है आंसर होगी, क्योंकि इसमें कहता है जो इंजीनियर होगी वो डिग्री होल्डर होगी या डिप्लोमा होल्डर होगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेल बी अपॉइंटेड टू होल्ड द चार्ज ऑफ, जो कि वो अपॉइंटेड किया जाएगा किसके चार्ज के लिए, जो ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल की जा रही है माइन में या उसके साथ एड की जा रही है, तो उसको जो है एडिशन में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को अपॉइंट करना ही होगा। अगर 650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज या फिर जो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो मेगावोल्ट एम्पियर है वो 1.5 मेगावोल्ट एम्पियर होता है, तो सी नंबर करेक्ट हो रही है। नो नीड टू एडिशनल अपॉइंटमेंट, तो ये नो नीड की जरूरत नहीं, तो ऑल दी करेक्ट नहीं हो सकती। इसके संबंध में मैं जो रेफरेंस डाला हूं रेगुलेशन 32 का, वो आप कट पेस्ट करके देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर देखिए कहता है क्या के लिए, provided that where electrical energy in exceeding 650 volt in used and the installed capacity of all electrical equipment is 1.5 megavolt ampere and above, engineer holding a degree or diploma in electrical engineering or equivalent qualification as may be recognized by the central government shall be appointed to hold charge of an electrical equipment installed at any mine in addition to that specified above। तो ये इसी पैराग्राफ को कट पेस्ट करके सी नंबर में रख दिया है, तो सी नंबर को टिक लगा चुके हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर 32 रेगुलेशन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं फ्रेंड्स, ये क्या कहता है, देखिए कहता है 127 ही था, हाँ 127 ही था। अब आते हैं 128 पर। एनर्जी प्लान, इमरजेंसी प्लान फॉर फायर फाइटिंग इन ए माइन शुड इंक्लूड एटलीस्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग। जो इमरजेंसी प्लान फायर फाइटिंग के लिए बनती है उसमें से 5 दी हुई दिखाई दे रही है, रोमन लेटर का 1 2 3 4 5। इसमें से 3 जो कहता है एटलीस्ट 3 जो है उसमें इंक्लूड की जाती है, किसमें, इमरजेंसी प्लान फॉर फायर फाइटिंग में। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन 1 देखिए इमरजेंसी इवैक्यूएशन, तो इमरजेंसी इवैक्यूएशन तो जरूर दिखाई जाएगी, आग लगने पर आदमी को कैसा इवैक्यूएट करना है। बी नंबर में क्या कहता है, रोमन लेटर का 2 नंबर में सफिशिएंट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट पर्याप्त होनी चाहिए, ये भी दिखाया जाएगा। कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन ये नहीं दिखाया जाता, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन नहीं दिखाया जाता, फर्स्ट एड मेडिकल असिस्टेंट, यानी 1 2 3 आपको दिखाई दे रही है, तो 1 2 3 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, आप उसको टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। इसमें रेफरेंस मैं लिखा हूं कोल माइंस रेगुलेशन 252 का 1 2 में इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन प्लान में आपकी वो बात कही गई है, क्या कही गई है कि 1 और 2 में द ऑनर एजेंट जो इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन प्लान, साथ ही जो है रेगुलेशन 140 का 2 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर फायर फाइटिंग में भी ये बात बताई गई है। तो मेन यहाँ पर कीवर्ड है आपका 252, तो द ऑनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम इन प्लेस टू रिस्पॉन्ड टू एनी इंजुरी इन लेस इमरजेंसी दैट मे बी अकर एट ए माइन इंक्लूडिंग फोर्सेबल इंडस्ट्री और नेचुरल डिसीज शैल बी इंक्लूड इमीडिएटली फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इवैक्यूएशन ऑफ इंजर्ड पर्सन, प्रोसीजर रिपोर्ट। तो ये प्रश्न आ गई आपके सामने जो पूछा जा रहा है इमरजेंसी प्लान के तहत, तो मेंटेन की जाती है, आपने देख लिया। 129 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न फ्रेंड्स क्या कहता है, मेडिकल ऑफिसर शैल ऑलवेज बी अवेलेबल एट एनी रेस्क्यू ऑपरेशन। जब भी रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं तो उसके सामने मेडिकल ऑफिसर फ्रेश एयर बेस पे उपलब्ध होना चाहिए, तो ऑप्शन ए फ्रेश एयर बेस और स्पॉट कंट्रोल सेंटर पे अवेलेबल रहना चाहिए, तो ये आप ऑप्शन ए को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। 130 में कहता है नोटिस ऑफ इंटेंशनल फंडिंग शैल बी गिवन टू RIM एंड CIM, तो यहां पर विद इन 14 डेज आप CIM जो कि चीफ इंस्पेक्टर डी है, डी को आप टिक लगा के आगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।